आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो, लिखा दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का किया काम। आईएसआई एजेंट्स को देता था सिम कार्ड, पैसे। यूपी के मुरादाबाद से जासूस गिरफ्तार। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए क्यों कर रही थी जासूसी, सामने आया ये सच। भारत का एक एक्शन, फिर तुर्की की कंपनी का निकला दम। रोमानिया चुनाव में ईयू समर्थक उम्मीदवार की जीत, रूस के लिए माना जा रहा झटका। इजराइल ने गजा में नाकाबंदी को लेकर अब क्या कहा है। गाजा में भीषण बमबारी के बीच इजराइल का अहम फैसला, फिलिस्तीनियों और हमास को मिलेगी राहत। फिश डिश की बड़ी खरीदारी के बाद भी सुस्ती क्यों, अनिल सिंघवी ने बताया कारण। MI आर्ट के पहले शो में तकनीकी गड़बड़ी की जांच शुरू, PVR आइनॉक्स ने मांगे सबूत। और गिल और सुदर्शन ने तोड़े कई रिकॉर्ड, 3 टीमें प्लेऑफ में पर चौथे स्थान के लिए संघर्ष। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सेना पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का मुंहतोड़ जवाब देती नजर आ रही है। सेना ने ये वीडियो जारी कर लिखा कि हम धरती से आसमान की सुरक्षा करते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का जवाब दिया और दुश्मन की चौकियों को तबाह कर दिया। सेना की तरफ से लगातार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। 53 सेकंड के इस वीडियो में सेना का शौर्य और साहस देखते ही बन रहा है। पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे ड्रोन हमलों का सेना भरपूर जवाब दे रही है। सेना ने वीडियो जारी कर लिखा, दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। बीते दिन रविवार को भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के मिसाइल अटैक को रोककर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो में जोरदार धमाके साफ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश ATS की टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में रामपुर के कारोबारी शहजाद को मुरादाबाद से किया गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया कारोबारी भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले का अवैध रूप से कारोबार करता था। बताया जा रहा है कि इसी की आड़ में शहजाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भी काम कर रहा था। ATS उत्तर प्रदेश को विश्वत सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि शहजाद नाम का एक व्यक्ति भारत पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी का कार्य कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी एजेंसी ISI का संरक्षण मिला हुआ है। शहजाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है। इस सूचना को यूपी ATS द्वारा खंगालने पर पता चला कि शहजाद रामपुर में रहता है। हरियाणा का छोटा सा शहर हिसार, जो अब धीरे धीरे महानगर की शक्ल लेता जा रहा है। शहर के पश्चिमी छोर पर बसा एक मोहल्ला न्यू अग्रसेन कॉलोनी, इसकी तंग गलियों में मकान आपस में इस तरह सटे हैं कि ख्वाब अक्सर सीमाओं से टकराकर लौट आते हैं। वहीं की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, बेहद गरीब परिवार की रहने वाली मल्होत्रा आज पूरे देश में चर्चाओं की सुर्खियों में बनी हुई है और आरोप है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। इस खबर के बाद कॉलोनी में मीडिया कर्मियों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के पड़ोसियों की दीवारों ने खामोशी ओढ़ ली है। पड़ोस के लोग बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं वह बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनके मन में एक अज्ञात भय है कि देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप के छींटे कहीं उनके ऊपर ना आ जाएं। तुर्की का पाकिस्तान प्रेम उस पर लगातार भारी पड़ रहा है। एक ओर जहां भारत में बॉयकॉट तुर्की मुहिम के तहत वहां के सामानों के बहिष्कार से आर्थिक चोट लग रही है, तो भारत में अपना कारोबार कर रही तुर्किश कंपनियों का बुरा हाल है। इसका ताजा उदाहरण तुर्किश एविएशन कंपनी सेलेबाई है,
जी हाँ, बीते गुरुवार को ही भारत सरकार ने तुर्की की इस ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सेलेबी एविएशन सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था और भारत के इस एक्शन का ऐसा असर हुआ कि 2 ही दिन में कंपनी की वैल्यूएशन 1/3 घट गई। यही नहीं, कंपनी के भारत में काम कर रहे करीब 3,800 कर्मचारियों की नौकरी भी संकट में आ गई। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर तुर्की कैसे भारत के निशाने पर आया है। तो बता दें कि बीते 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान और पोक में एयर स्ट्राइक कर तबाही मचाई गई। इससे बौखलाए पाक ने जब सीमा पर नापाक हरकत की तो वहां भी उसे भारतीय प्रहार के चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच चीन के साथ साथ तुर्की ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया। यही नहीं बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई आतंक विरोधी कार्रवाई की भी आलोचना की गई, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव जारी है और भारत में बॉयकॉट तुर्की मुहिम जोर पकड़ने लगी है। पहले चरण में रूस समर्थक सिमियोन की जीत ने कहीं न कहीं यूरोपीय संघ समर्थकों को चिंता में डाल दिया है। यही वजह रही कि दूसरे चरण के मतदान में लोगों ने जमकर मतदान किया और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत भी 64% रहा। 4 मई को हुए पहले चरण के मतदान में सिर्फ 53% मतदान ही हुआ था। रोमानिया चुनाव के दूसरे दौरे के मतदान में यूरोपीय यूनियन समर्थक उम्मीदवार निकुसर डैन को जीत मिली है। वहीं धूर दक्षिणपंथी नेता जॉर्ज सिमियोन को हार का सामना करना पड़ा है। पहले चरण के मतदान में जॉर्ज सिमियोन को पहला स्थान मिला था और ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि रोमानिया की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल जॉर्ज सिमियोन को रूस समर्थक नेता माना जाता है। रोमानिया नाटो का सदस्य है। ऐसे में सिमियोन अगर जीतते तो रोमानिया का झुकाव रूस की तरफ हो सकता था। इजराइल ने कहा है कि वह गाजा में बुनियादी मात्रा में भोजन जाने की मंजूरी देगा ताकि 10 हफ्ते की नाकाबंदी के बाद वहां भुखमरी का संकट ना पैदा हो। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, यह कदम इजरायली रक्षा बलों की सिफारिश पर और हमास के खिलाफ उसके नए सैन्य हमले का समर्थन करने की जरूरत के आधार पर उठाया गया है। इस घोषणा से पहले इजरायली सेना ने कहा था कि उसने गजा में व्यापक जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। अपनी नाकाबंदी के दौरान इजराइल ने गजा में खाना, ईंधन और दवाइयों तक की एंट्री पर रोक लगाई है। इजराइल पर यह नाकाबंदी हटाने का दबाव बढ़ रहा है। कई सहायता एजेंसियों ने गाजा की 21 लाख आबादी के बीच भुखमरी के खतरे को लेकर चेतावनी दी है। इजराइल ने 11 हफ्ते पहले लंबी नाकाबंदी के बाद गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है। यह फैसला गाजा में खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद लिया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भुखमरी का संकट गाजा में इजराइल के नए सैन्य अभियान को खतरे में डाल सकता है। ऐसे में उनकी कैबिनेट ने करीब 23 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में भोजन जैसी सीमित बुनियादी मदद की अनुमति देने का फैसला लिया है। भीषण हमलों के बीच इजराइल के इस फैसले से गाजा वासियों और हमास को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मदद रोके जाने की वजह से गाजा में मानवीय संकट गहराया हुआ है। इजराइल ने मदद को गाजा में प्रवेश की अनुमति देने की बात कही है, लेकिन सहायता कब और कैसे की जाएगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। गाजा जाने वाली सहायता की देखरेख करने वाली इजरायली सेना की संस्था ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। हालांकि नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल यह सुनिश्चित करेगा कि सहायता हमास तक ना पहुंचे। शुक्रवार को बाजार में गिरावट के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। फेल्स ने कैश सेगमेंट में 8,800 करोड़ रुपए की खरीदारी करते हुए कुल 4,650 करोड़ रुपए का नेट निवेश किया, जबकि डिस ने 5,200 करोड़ रुपए लगाए। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि फेस डिस की बड़ी खरीदारी के बाद भी सुस्ती क्यों? क्या है निफ्टी के अगले बड़े टारगेट? रिटेल के लिए है फिर से एक्टिव होने का वक्त? क्या डी स्ट्रीट पर होगा डी डे? इन सभी सवालों पर अनिल सिंघवी ने अपनी राय दी है।
मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 8वीं और अंतिम फिल्म है। इस सीरीज में जासूस एथन हंट के कारनामों को प्रमुखता से दिखाया जाता है। फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अभिनेता टॉम क्रूज की हालिया रिलीज फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के आईनॉक्स पीवीआर मलाड में पहले दिन के पहले शो में हुई तकनीकी गड़बड़ियों की जांच शुरू हो गई है। मल्टीप्लेक्स चेन ने इस बाबत की गई शिकायत और बुकिंग की जानकारी सोशल मीडिया पर तलब की है। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के रिलीज के दिन पहला शो सुबह 6 बजे प्रस्तावित था, लेकिन ये शो काफी देर से शुरू हुआ और इस दौरान दर्शकों को तमाम तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। आईपीएल में बीती रात वह हैरान करने वाला कारनामा हुआ जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। राजधानी दिल्ली की धरती पर यह कारनामा टीम इंडिया के 2 धमाकेदार क्रिकेटर्स ने कर दिखाया। दिल्ली कैपिटल्स के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। स्कोर बोर्ड पर 200 रन का लक्ष्य दिख रहा था और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन लक्ष्य का पीछा करने उतरे थे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला, लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन अलग ही अंदाज में थे।